मैं हूं आपके साथ नैना यादव और फाइनल प्राइम टाइम शो में आपका स्वागत है। अगले 1 घंटे हम आपको दिन भर की सभी बड़ी खबरें दिखाएंगे। आज देश और दुनिया में क्या हुआ, साथ ही आपको बताएंगे खेल मनोरंजन जगत की खबरें भी। बुलेटिन में आगे आपको बताएंगे पीएम मोदी की मां की तबीयत कैसी है। साथ ही आपको बताएंगे खालिस्तानी और कश्मीरी आतंकियों के कनेक्शन ने आखिर क्यों एजेंसीज के कान खड़े कर दिए हैं। इसके अलावा बात होगी बिहार पुलिस की भी, जिसे अवैध शराब की रेड के दौरान उल्टे पैर भागना पड़ा। साथ ही कोरोना से जुड़े हुए 25 अपडेट्स भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर क्या है वो जानें। और बड़ी खबर आंध्र प्रदेश के नेल्लोर से है, जहां पर टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू के रोड शो के दौरान भगदड़ मच गई। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस समय की जब कितनी भीड़ यहां पर मौजूद थी। भगदड़ में 8 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना में कई लोग घायल हो गए हैं। चंद्रबाबू नायडू की रैली में बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए, लेकिन यहां अचानक से भगदड़ मचने से 8 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हुए। आंध्र प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से वापसी की राह देख रहे चंद्रबाबू नायडू रोड शो कर रहे। बड़ी संख्या में लोग जुटे। रोड शो के दौरान की गई जनसभा में ज्यादा भीड़ जो आने की उम्मीद थी, इसके चलते यहाँ पर क्या हालात बन गए, तस्वीरें आपके सामने। 8 लोगों की जान चली गई, समझिए जरा। चंद्रबाबू ने हालांकि इस पूरे दर्दनाक हादसे पर शोक जताया है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए आर्थिक सहायता के तौर पर देने का ऐलान किया है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आगे आपको बताएंगे नासिक में आखिर क्यों एक वार्ड बॉय ने एक महिला डॉक्टर पर हमला कर दिया। लेकिन फिलहाल देखिए इस समय कोविड यानी कोरोना से जुड़ी हुई 25 बड़ी खबरें। सीरम इंस्टीट्यूट ने केंद्र सरकार को मुफ्त में 2 करोड़ कोविशील्ड वैक्सीन देने का ऐलान किया है। कई देशों में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच में यह ऐलान किया गया। कोविड को देखते हुए भारत के पूर्व महत्वपूर्ण के लिए कई अगले 40 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। जनवरी में देश भर में बढ़ सकते हैं कोविड केस। देश भर में कुल 20,000 अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई। देश भर में दवाइयों की नहीं है कोई भी कमी। कल दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट जाएंगे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के कोविड टेस्टिंग के करेंगे जांच। मुंबई में विदेश से लौटे 2 यात्री कोरोना पॉजिटिव, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल्स। दोबारा मास्क अनिवार्य करने वाला पहला राज्य बना कर्नाटक। स्कूल कॉलेज में मास्क पहनना जरूरी। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16 नए मामले आए सामने। कोरोना को लेकर अलर्ट पर है स्वास्थ्य विभाग। चीन से आने वाले यात्रियों के लिए सरकार उठा सकती है बड़ा कदम। अगले हफ्ते से आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट होगी अनिवार्य। चीन के शिनयांग शहर में क्वारंटीन सेंटर मुर्दाघर में तब्दील। शवों से पूरी तरह से भर गया है क्वारंटीन सेंटर। चीन के अस्पताल के आईसीयू का वीडियो आया सामने। हर जगह दिख रहे हैं लोगों के शव। चीन में कोरोना ने फिर बरपाया कहर। जियांगसू प्रांत में अंतिम संस्कार के लिए दिखी भारी भीड़। चीन में कोरोना से मचा हाहाकार। अस्पतालों में लगा लाशों का अंबार। वीडियो आया सामने। चीन में कोरोना से निपटने में डॉक्टर कर रहे हैं सराहनीय काम। रात दिन एक कर रहे हैं मरीजों का उपचार। चीन के अस्पताल में आईसीयू का वीडियो सामने आया। हर जगह लोगों के शव नजर आए। चीन के शंघाई में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के केस। सड़क किनारे वेंटिलेटर रख मरीजों को दी जा रही है ऑक्सीजन। चीन के काओ काउंटी में भी कोरोना से हाल बेहाल। अंतिम संस्कार के लिए लोगों को करना पड़ रहा है इंतजार। अमेरिकी एजेंसीज की नई रिपोर्ट का दावा। कोविड महामारी से बहुत पहले बायोलॉजिकल हथियारों की महत्वाकांक्षा का खुलासा कर चुका है चीन। कोरोना महामारी के बीच में चीन का बड़ा फैसला। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से हटाया बैन। विदेशी यात्रियों को नहीं किया जाएगा क्वारंटीन। चीन में एयरपोर्ट से सामने आया नया वीडियो। टेस्टिंग के लिए लाइन में खड़े दिखे लोग। चीन में कोरोना इलाज के लिए मरीजों को करना पड़ रहा है घंटों इंतजार। अस्पतालों में लंबी कतार। चीन में पहली बार लोगों को दी जाएगी देश से बाहर की वैक्सीन। रूस की फाइजर वैक्सीन को मंजूरी मिली।
जापान में एंट्री के लिए चीनी यात्रियों को दिखानी होगी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट। बढ़ते संक्रमण के चलते जापान ने किया फैसला। चीन के बाद ब्रिटेन सरकार का फैसला, नए साल में नहीं जारी करेंगे कोविड के आंकड़े। कहा अब कोरोना के आदी हो चुके हैं लोग। यूक्रेनी आर्मी ने एक नया वीडियो जारी किया है जिसमें वो रूसी सैनिकों पर फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर का ऑफर दिया, लेकिन जब रूसी सैनिकों ने सरेंडर नहीं किया तो उन पर गोलियां चला दी। टैंक पर सवार सभी रूसी सैनिक मारे गए। डोनेत्स्क के नोवोसिल्का में यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के T-72B टैंक को मार गिराया। इस हमले के बाद रूस ने यूक्रेन पर पलटवार करते हुए Mi-35 और Mi-28 हेलीकॉप्टर को ध्वस्त कर दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो जारी किया है जिसमें कई यूक्रेनी विमान मलबे में तब्दील हो गए। यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका पर बहुत बड़ा आरोप लगाया। लावरोव ने कहा कि पश्चिमी देश एटमी जंग चाहते हैं और राष्ट्रपति पुतिन की हत्या का प्लान बना रहे हैं। अमेरिका को अंजाम का अंदाजा नहीं। साथ ही उन्होंने यूक्रेन को सख्त चेतावनी भी दी। Когда нам говорят, давайте все-таки искать какие-то решения, какие-то компромиссы. Вот, если говорить про компромиссы, то вот во время... ये पहली बार नहीं है जब पुतिन की हत्या की प्लानिंग की जा रही है। इससे पहले भी पुतिन पर कई बार जानलेवा हमले हो चुके हैं। आपको बताते हैं पुतिन को कब कब कहां मारने की प्लानिंग हुई। 15 सितंबर 2022 को मॉस्को में पुतिन की लिमोजिन कार पर बम से अटैक हुआ। हमले में पुतिन बाल बाल बचे। जुलाई 2022 में काकेशस में पुतिन की हत्या की नाकाम साजिश रची गई। अक्टूबर 2003 ब्रिटेन में रशियन सीक्रेट सर्विस का स्नाइपर पुतिन को मारना चाहता था। तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में आरोपी शिजान खान को आज मुंबई की वसई कोर्ट में 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। बड़ी खबर, 2 दिन की पुलिस रिमांड पर शिजान है, लेकिन इस बीच कई अहम खुलासे भी हुए। अब तक की जो जांच सामने आई है उसमें खुलासा हुआ है कि जिस दिन तुनिशा ने सुसाइड किया था उस दिन शिजान ने 1.5 घंटे तक अपनी एक और गर्लफ्रेंड से फोन पर बात की। हालांकि दोनों के बीच में बातचीत व्हाट्सएप के जरिए हुई। पुलिस ने इसी को आधार बनाया और शिजान की रिमांड मांगी थी। पुलिस को अब यह पता करना है कि शिजान और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच में बातचीत क्या हुई थी। इसके अलावा जांच में यह भी खुलासा हुआ कि तुनिशा की आत्महत्या से करीब आधे घंटे पहले उसकी तुनिशा और तुनिशा के मां के साथ में भी फोन पर बातचीत हुई। और अब पुलिस ये भी पता करने में जुटी है कि आखिर इस दौरान इनके बीच में क्या बातचीत हुई। क्या ऐसी कोई बात थी जिससे तुनिशा परेशान थी और तुनिशा ने परेशान होकर आत्महत्या कर ली। शिवानी मिश्रा इस समय हमारी साथी जुड़ रही हैं। शिवानी, ये कहा जाए कि तुनिशा मौत मामले में लगातार एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। आज का दिन कई उतार चढ़ाव और कई अपडेट्स भरा रहा। क्या महत्वपूर्ण आज के दिन में रहा है? देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर हम इंतजार कर रहे थे सुबह से कोर्ट के अंदर पेश होने वाली रिमांड कॉपी का, जो कि वाली पुलिस स्टेशन द्वारा पहली इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने इस बात को अपने रिमांड में लिखा है कि तुनिशा से उनकी मौत के बिल्कुल कुछ वक्त पहले शिजान ने गहरी बातचीत की थी, उनकी माँ से भी बातचीत की थी। साथ ही साथ शिजान के लैपटॉप और मोबाइल से कुछ ऐसी चैट सामने आई हैं जो कि एक अन्य महिला के साथ है। उन्हीं के व्हाट्सएप नंबर पर 2 घंटे तक उस महिला के साथ शिजान की बातचीत हुई थी, वो भी उसी दिन जिस दिन तुनिशा ने अपने आप के साथ आत्महत्या जैसी चीज को अंजाम दिया। और साफ तौर पर इसी महिला के बारे में जानने के लिए पुलिस को इस कस्टडी की डिमांड है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र बकायदा किया है कि शिजान को बार बार लॉकअप से बाहर निकाला जा रहा है स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए, अन्य जानकारी लेने के लिए, स्पॉट की विजिट कराने के लिए, लेकिन वो किन्हीं भी जगहों पर कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं पुलिस के साथ, जो कि इन्वेस्टिगेशन में खलल पैदा कर रहे हैं और यही मुश्किल बढ़ा सकता है। शिवानी, मुझे लगता है कि शिजान की फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो 2 दिन की और रिमांड पर है अब शिजान। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मां के अस्पताल में भर्ती होने की खबर मिलने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत अहमदाबाद पहुंचे और मां का हालचाल जाना। इसके अलावा देश की कई और बड़ी खबरें हैं, देखिए सिर्फ 2 मिनट में। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन की अचानक तबीयत बिगड़ने से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसकी जानकारी मिलते ही प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद पहुंचे और अस्पताल में मां से मुलाकात की। करीब 1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री मां के साथ रहे। अस्पताल की तरफ से एक हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया जिसमें बताया गया कि उनकी हालत स्थिर है।
डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। जम्मू के सिधरा इलाके में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। अभी इस इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। आतंकी ट्रक से कश्मीर की ओर जा रहे थे, तभी उन्हें घेराबंदी करते हुए सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। जिस ट्रक को पकड़ा गया उसमें भारी संख्या में गोला बारूद बरामद हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर बुधवार को हाई लेवल मीटिंग की है। इस बैठक में एजी मनोज सिन्हा समेत तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। यह मीटिंग जम्मू के सिधरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ के बाद बुलाई गई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर के हालात की जानकारी ली। बैठक में सीआरपीएफ के डीजी, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर AK मेहता, रॉ चीफ और NIA के चीफ भी मौजूद थे। तुनिशा सुसाइड मामले में कोर्ट ने आरोपी शिजान की पुलिस रिमांड 2 दिनों के लिए बढ़ा दी है। कोर्ट में पुलिस ने दावा किया कि जिस दिन तुनिशा की मौत हुई उस दिन शिजान और उसकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड के बीच 1.5 घंटे तक बातचीत हुई थी। सीक्रेट गर्लफ्रेंड से बातचीत की वजह से तुनिशा शिजान से नाराज थी। पुलिस अभी उस चैट को भी रिट्रीव करने की कोशिश कर रही है जिसे शिजान ने डिलीट किया था। उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे पर महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। महिला नोएडा से फिरोजाबाद जा रही थी, उसी दौरान उसके साथ ये वारदात हुई है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक को गाड़ी को पकड़ लिया है और उसमें जो 3 लड़के थे उनको भी पकड़ लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इनको गाड़ी को एप्रीहेंड कर लिया गया है और जो उसमें 3 लड़के थे उनको भी तीनों को पकड़ लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही। और आज की जो एक बड़ी खबर आई वो जम्मू कश्मीर से, जहां पर सुबह आतंकियों के साथ में एनकाउंटर हुआ। जी हां, आज सुबह आतंकियों के साथ में एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर की जांच में जिहादी और खालिस्तानी आतंकियों का कनेक्शन सामने आया है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखते जाइए। जांच में दरअसल पता चला है कि जिस ट्रक का आतंकवादियों ने इस्तेमाल किया था वो पंजाब के फतेहगढ़ साहिब का था और उसकी नंबर प्लेट पेंट कर दी गई थी। इस ट्रक के मालिक का नाम विक्रम सिंह बताया जा रहा है और ये पहली बार है जब खालिस्तानी और कश्मीर के आतंकियों का सीधा संबंध मिला हो। इस पूरे खुलासे ने जांच एजेंसी की चिंता भी बढ़ा दी है। एक और बड़ी खबर बिहार से, जहां पर बेगूसराय में अवैध शराब बनाए जाने की खबर मिली। अवैध शराब बनाए जाने की खबर मिली है बेगूसराय में। उसके बाद में जब छापा मारने के लिए टीम पहुंची तो पुलिस और आबकारी विभाग की टीम पर लोगों ने ही हमला कर दिया। इस पूरे हमले में टीम के कई लोग घायल हुए हैं, 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घटना दरअसल मुफस्सिल थाना क्षेत्र की है, जहां पर राजौरी हरादिया गांव में पुलिस यहां पर पहुंची थी। गुप्त सूचना मिलने के बाद में गांव में अवैध शराब बनाई जाती है, जानकारी पुलिस को मिली। इस सूचना के बाद में पुलिस एक्शन में आई और पुलिस की टीम यहां पर पहुंची। निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए योगी सरकार ने आयोग का गठन किया है। 5 सदस्यों वाले इस आयोग की अध्यक्षता रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह करेंगे। आपको बता दें, एक दिन पहले हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया था। कोर्ट के अनुसार आरक्षण के लिए ओबीसी ट्रिपल टेस्ट नियम का पालन नहीं हुआ है और इसी के बाद योगी सरकार ने इस आयोग का गठन किया। इस आयोग की जो रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के बाद में ओबीसी आरक्षण के नियमों का पालन होगा और फिर निकाय चुनाव कराए जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर जिस तरह से अब एक अलग तस्वीर नजर आती है, निकाय चुनाव में ओबीसी को क्या आरक्षण मिलेगा नहीं मिलेगा, इसको लेकर जो तस्वीर नजर आई, दरअसल कोर्ट ने आरक्षण को जिस तरह से रद्द कर दिया था, उसका विरोध किया था। उसके बाद में आप ये तस्वीर देखिए, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए एक आयोग बनाया जा रहा है, एक आयोग का गठन किया गया। 1 साल तक जेल में रहने के बाद में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख आज जमानत पर रिहा हो गए। तो अनिल देशमुख आज जमानत पर रिहा हुए। जिस समय अनिल देशमुख आर्थर रोड जेल से रिहा हुए, उन्हें लेने के लिए एनसीपी के नेता पहुंचे थे। देखिए तस्वीर, छगन भुजबल अजीत पवार के साथ में उनके समर्थक भी आपको नजर आ रहे हैं। जेल के बाहर अनिल देशमुख ने आकर वहां पर पहुंचे समर्थकों का अभिवादन किया। अनिल देशमुख ने एक बार फिर से दोहराया कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो सभी बेबुनियाद हैं।
तो यहाँ पर उनके समर्थक ढोल नगाड़ों के साथ में पहुंचे। दरअसल भ्रष्टाचार के मामले में अब जमानत पर हैं अनिल देशमुख। जयपुर में पुलिस ने नकल करवाने वाले एक अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस की रेड में गैंग के सरगना के घर पर 4 दर्जन से ज्यादा फर्जी डिग्रियां पाई गई हैं, मार्कशीट भी मिली है। इस गैंग को सरगना भूपेंद्र सारण अपने घर से ही संचालित कर रहा था और इस अपराध में सारण की पत्नी, सारण के भाई की पत्नी और उनकी प्रेमिका सहित 6 लोग शामिल थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को राजस्थान के साथ साथ अन्य राज्यों में भी विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस की फर्जी डिग्रियां और मार्कशीट भी मिली हैं। और इस समय की बड़ी खबर मुंबई से है। शिंदे और उद्धव गुट के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दरअसल बड़ी खबर महाराष्ट्र से। बीएमसी हेडक्वार्टर में दोनों गुटों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बीएमसी ऑफिस पहुंचकर शिंदे कैंप ने अपना दावा ठोका, जिसके बाद में उद्धव गुट ने भी बीएमसी ऑफिस पर अपना दावा ठोक दिया। और इसी को लेकर क्या हालात बने, तस्वीरें आपके सामने हैं। नौबत धक्का मुक्की की आ गई, पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा, मामला शांत कराना पड़ा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एंटरटेनमेंट जगत में आज द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री जहां बेशरम रंग गाने पर तंज कसने लगे, तो वहीं उन्होंने सुशांत की एक फोटो शेयर की तो सवालों के घेरे में भी आ गए। देखिए फुल एंटरटेनमेंट सिर्फ 2 मिनट में। द कश्मीर फाइल्स फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने पठान के बेशरम रंग गाने पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट के जरिए बेशरम रंग गाने के साथ एक मैसेज वीडियो भी रखा है, जिसमें एक लड़की ओटीटी और फिल्मों में अश्लील कंटेंट को लेकर के बात करती नजर आ रही है। इस ट्वीट के कैप्शन में विवेक ने लिखा है कि वार्निंग, बॉलीवुड के खिलाफ अगर आप सेक्युलर हैं तो इसे न देखें। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक तस्वीर ट्वीट कर लिखा, वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। कौन थे वो? सुशांत मेरे दोस्त। डायरेक्टर का ये ट्वीट लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। विवेक के ट्वीट पर लोग ताबड़तोड़ रिएक्शन भी दे रहे हैं। विवेक ने अपने ट्वीट के जरिए सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की मांग की है। फेबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वॉइस स्टार और सोहेल खान की एक्स वाइफ सीमा खान अपने स्टाइल स्टेटमेंट और फैशन चॉइस को लेकर के हमेशा से लाइमलाइट में बनी रहती है, लेकिन हाल ही में उन्हें अपने ड्रेस और वीडियो को लेकर के ट्रोल किया गया और वही वीडियो देख उनके बेटे निर्वाण ने भी उन्हें अजीब रिएक्शन दिया। दरअसल वायरल वीडियो में सीमा शराब के नशे में धुत एनिमल प्रिंट की ड्रेस में नजर आई। बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट लविंग रियल लाइफ कपल विकी कौशल और कैटरीना कैफ अक्सर क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल ये कपल न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए राजस्थान पहुंचा है। साल के आखिरी दिन में विकी और कैटरीना जोधपुर के पास जवाई लेपर्ड सेंचुरी में है, जहां से एक्टर विकी कौशल ने अपने वेकेशन के साथ साथ लेपर्ड की कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं। शाहरुख खान की पठान 25 जनवरी को सिनेमा घर में रिलीज होने जा रही है। फिल्म रिलीज से पहले ही कई विवादों में घिर रही पठान IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड इंडियन मूवीज और शोज की लिस्ट में टॉप पर बनी हुई है। ये मौका काफी समय बाद देखने को मिला जब साउथ के स्टार्स पर कोई बॉलीवुड एक्टर भारी पड़ा है। महाराष्ट्र के नासिक से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। बड़ी खबर नासिक से। दरअसल नासिक के गंगापुर में एक अस्पताल के भीतर एक वार्ड बॉय ने अचानक से एक महिला डॉक्टर पर सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले चाकू से हमला कर दिया। ये CCTV फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा। जिस समय हमला हुआ उस समय महिला डॉक्टर नर्स से बात कर रही थी, तभी चाकू को छुपाकर वो लेकर पहुंचे वार्ड बॉय ने उसके पेट में चाकू से हमला किया। बताया जा रहा है कि किसी छोटी सी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और डॉक्टर की हालत स्थिर है। यूपी के मेरठ से बड़ी खबर, मारपीट का वीडियो सामने आया। बताया जा रहा है कि शराब पीने के बाद में कुछ लोगों ने
सामान के बंटवारे को लेकर कहासुनी हुई और इस दौरान एक शख्स ने डंडे से मोटरसाइकिल लेकर खड़े दूसरे शख्स पर हमला कर दिया। देखते ही देखते इस शख्स ने दूसरे शख्स पर लाठियों से हमला करना शुरू किया, जिससे वो पूरी तरह से घायल हुआ है। घटना मेरठ के परतापुर इलाके की है। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाया, वायरल किया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देश में हर साल करीब 2,40,000 बच्चे दिल की बीमारी के साथ में पैदा होते हैं और इलाज नहीं मिलने की वजह से आधे से ज्यादा बच्चे बच ही नहीं पाते। लेकिन अब यूपी की योगी सरकार और सलोनी हार्ट फाउंडेशन की पहल के बाद में लखनऊ में बच्चों के दिल के इलाज के लिए पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी सेंटर बनने जा रहा है। 480 करोड़ की लागत से बनने वाले इस सेंटर में दिल की बीमारी का न सिर्फ सबसे सस्ता इलाज होगा, बल्कि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स इस अस्पताल में अपनी सेवाएं देंगे। ये सब हुआ है सलोनी हार्ट फाउंडेशन से, ताकि हर सलोनी मुस्कुराती रहे। देश भर में हर साल लाखों बच्चे दिल की बीमारी के साथ पैदा होते हैं और इलाज महंगा होने की वजह से आधे से ज्यादा मासूम बच्चे अपना बचपन देख ही नहीं पाते। अब ऐसे में मासूम बच्चों को बचाने का बीड़ा यूपी की योगी सरकार ने उठाया है। यूपी सरकार ने अमेरिका की सलोनी हार्ट फाउंडेशन के साथ एक MOU साइन किया। इस समझौते के अनुसार राजधानी लखनऊ में पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी सेंटर बनाया जाएगा, जहां पर दिल की बीमारी के साथ पैदा हुए बच्चों का सस्ता इलाज होगा। एक MOU साइन किया है ताकि हम हिंदुस्तान के बच्चों को एक नई जिंदगी दे सकें। जो बच्चे दिल की बीमारी के साथ पैदा होते हैं और जो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं उनकी बीमारियां, जिनका ट्रीटमेंट आज की डेट में हिंदुस्तान में नहीं है। दरअसल यूपी सरकार का प्रतिनिधि मंडल अमेरिका दौरे पर गया था, जहां उनकी मुलाकात सलोनी हार्ट फाउंडेशन की फाउंडर मिली सेठ से हुई। मिली सेठ 2018 में दिल की बीमारी की वजह से अपनी बेटी सलोनी को खो चुकी हैं और तब से उनका संस्थान दिल की बीमारी से जूझ रहे बच्चों की मदद कर रहा है। अब लखनऊ में अस्पताल खोलने की पहल की, जिसे योगी सरकार ने दिल खोलकर समर्थन देने का ऐलान किया। यूपी सरकार के अनुसार कार्डियोलॉजी सेंटर लखनऊ के SGPGI कैंपस के भीतर ही बनेगा। सलोनी हार्ट फाउंडेशन का यूपी सरकार के साथ 480 करोड़ का MOU साइन हुआ है। कार्डियोलॉजी सेंटर की शुरुआत 30 बेड के साथ की जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में इसे बढ़ाकर 100 बेड और तीसरे चरण में इसकी संख्या 200 बेड कर दी जाएगी। हर साल दिल की बीमारी से जूझ रहे 5,000 बच्चों की सर्जरी होगी और 10,000 बच्चों को सस्ता इलाज मिल सकेगा। जितना हम देख पा रहे हैं कि यूपी गवर्नमेंट बहुत चार्ज्ड अप है। CM साहब के होते हुए ऐसा कोई भी काम लगता नहीं है कि मुश्किल है। और जहाँ तक हम जानते हैं कि when it comes to healthcare and children, CM साहब is extremely passionate about saving children, about saving their community. दिल की बीमारी कंजेनाइट के साथ पैदा होने वाले बच्चों की एक बड़ी संख्या है, जबकि इलाज बेहद महंगा। एम्स दिल्ली के पूर्व डीन पंडित BD शर्मा, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अनीता सक्सेना की रिपोर्ट के अनुसार देश में हर साल 2,40,000 बच्चे दिल की बीमारी के साथ पैदा होते हैं, लेकिन इसमें से 20% बच्चों को पहले साल ही सर्जरी की जरूरत होती है। समय पर इलाज न मिलने पर इस बीमारी से जूझ रहे बच्चों की मौत हो जाती है। मरने वाले सबसे ज्यादा बच्चे यूपी, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली से होते हैं। अब ऐसे में यूपी के CM योगी आदित्यनाथ इस तरह की गंभीर बीमारी से जूझ रहे मासूम बच्चों की मदद के लिए आगे आए हैं। यूपी में मासूम बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने के लिए योगी सरकार की एक खास पहल है, जो गरीब तबके के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। इस सेंटर के तैयार होने के बाद यूपी और आसपास के राज्यों के बच्चों को दुनिया के 23 सुपर स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिक कार्डियोथोरेसिक सर्जन से इलाज बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। दिल्ली के मेयर के लिए 6 जनवरी को चुनाव होने हैं और सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बाद भी आम आदमी पार्टी को बीजेपी की तरफ से मेयर चुनाव में चुनौती मिल रही है।
पूरा खेल दरअसल पार्षदों के गणित का है और सभी की नजरें दिल्ली एमसीडी के करोड़ों के भारी भरकम बजट पर कंट्रोल रखने की है। एमसीडी मेयर चुनाव से जुड़ी हमारे सहयोगी पुलकित नागर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एमसीडी में किसका राज? कौन बनेगा एमसीडी का मेयर? मेयर की जंग बीजेपी आम आदमी पार्टी में आर पार। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के बाद अब मेयर पद को लेकर जंग तेज हो गई है। मेयर की दावेदारी पे बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों की ही तरफ से की जा रही है। हालांकि नंबर गेम के आंकड़ों में आम आदमी पार्टी का पलड़ा थोड़ा भारी है, लेकिन ये सियासत का ऊंट है और आखिरी समय में किस करवट बैठ जाए कोई नहीं जानता। लिहाजा अभी से अपने अपने आंकड़े और दावे मजबूत किए जा रहे हैं। दिल्ली के मेयर के चुनाव के लिए 250 निर्वाचित पार्षद हैं। दिल्ली के 7 लोकसभा सांसद और 3 राज्यसभा सांसद के साथ साथ विधानसभा के 14 विधायक भी वोट करेंगे। इस तरह से मेयर के चुनाव में कुल वोटर हुए 274 और मेयर के चुनाव के लिए जादुई आंकड़ा है 138 का। मेयर पद पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों का दावा है, लेकिन इन आंकड़ों में आम आदमी पार्टी थोड़ा ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि उसके पास 134 नव निर्वाचित पार्षद, 3 राज्यसभा सांसद और 13 विधायक हैं, जो 138 की संख्या से कहीं ज्यादा है। जबकि बीजेपी के पास 105 नव निर्वाचित पार्षद, 7 लोकसभा सांसद और 1 विधायक है। आम आदमी पार्टी ने मेयर के लिए शैली ओबरॉय और डिप्टी मेयर के लिए मोहम्मद इकबाल को मैदान में उतारा, तो बीजेपी की तरफ से मेयर पद के लिए रेखा गुप्ता ने नामांकन किया। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस के 9 पार्षद और 2 निर्दलीय पार्षद भी हिस्सा लेंगे। उनकी अहमियत कितनी है, ये फिलहाल कह पाना मुश्किल है। देखिए, हम ये बात पहले दिन से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कभी हाँ कभी ना, कभी कहते हैं मेयर लड़ेंगे, कभी कहते हैं नहीं लड़ेंगे। और हम ये बात आपको पहले दिन से कह रहे थे, इनके यहाँ एक विभाग है डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट। दिल्ली में मेयर का मतलब होता है नगर निगम का किंग, जिसके फैसलों का असर दिल्ली की 2 करोड़ जनता पर होता है, जिसके हाथ में भारी भरकम बजट होता है। तीनों नगर निगम एक होने के बाद एमसीडी ने 2022-23 के लिए 15,276 करोड़ रुपए का बजट जारी किया, जिसका 25% हिस्सा प्रॉपर्टी टैक्स से आता है। इतना ही नहीं, दिल्ली में प्रचार होर्डिंग्स पर भी एमसीडी टैक्स लेती है। इसके अलावा टोल टैक्स से भी एमसीडी की करोड़ों की कमाई होती है। सिर्फ 2019 या 20 में टोल टैक्स से 1200 करोड़ की कमाई हुई थी। यही वजह है कि अंतिम समय तक बीजेपी मेयर पद पर दावा ठोक रही है। अगर व्यक्ति को काम करवाना है, अगर काउंसलर को अपने एरिया में वो चाहते हैं कि शुरू से तुरंत, तो आम आदमी पार्टी का ऐसा कौन सा पार्षद है जो ये कह रहा है कि उनका उम्मीदवार काम ही नहीं कर पाएगा? कुछ बातें कहने की नहीं होती, करने की होती है। जो व्यक्ति चाहता है कि मेरे वार्ड में अच्छे तरीके से काम हो, जो समझदारी से वोट करेगा, जो मेरिट पे वोट करेगा, वो डेफिनेटली मुझे वोट देगा। और आइए अब देख लेते हैं दिन भर की हर हलचल तेज रफ्तार में। टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू के रोड शो में भगदड़, 8 लोगों की मौत और कई घायल। नेल्लौर में भगदड़ के बाद में मौके पर पहुंची पुलिस, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भगदड़ के बाद चंद्रबाबू नायडू का ऐलान, मृतकों के परिवार वालों को देंगे 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद। बिहार के बेगूसराय में अवैध शराब पर छापेमारी करने गई टीम पर हमला, अटैक में 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। बेगूसराय में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद, गुप्त सूचना के आधार पर रेड करने गई थी पुलिस। जम्मू में आतंकियों के पास से मिला हथियारों का जखीरा, भारी मात्रा में हैंड ग्रेनेड भी बरामद। जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन, लोगों ने पाकिस्तान का झंडा जलाकर आतंकी देश घोषित करने की मांग की। सिद्रा हमले पर बोली महबूबा मुफ्ती, कहा आतंकवाद को रोकने में विफल रही बीजेपी सरकार। जम्मू कश्मीर के शोपियां, जैनपुरा और पुलवामा में एसआईए की रेड, आपत्तिजनक सामग्री के साथ में कई मोबाइल भी जब्त। जम्मू कश्मीर को लेकर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग, एलजी मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी एनआईए के डीजी भी बैठक में रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर पर बैठक में अमित शाह की 2 टूक, कहा आतंक के खिलाफ अपनाई जीरो टॉलरेंस की नीति। केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर 29 दिसंबर को दिल्ली में होगी बड़ी बैठक, अमित शाह करेंगे अध्यक्षता।
भारी सुरक्षा में बांदा शिफ्ट हुआ मुख्तार अंसारी। 10 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी सुनवाई। हापुड़ में अवैध शराब बेचने वाले 2 गिरफ्तार, यूरिया मिलाकर बनाते थे शराब। यूपी के मैनपुरी में किसान की गोली मारकर हत्या, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। आगरा में चलती कार में महिला से गैंग रेप, यमुना एक्सप्रेसवे पर फेंका, 3 आरोपी गिरफ्तार। मेरठ में डंडे से युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। यूपी के कौशाम्बी में सरकारी अधिकारी ने महिला कर्मचारी के साथ में छेड़छाड़ की, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के चंदौली में 13,423 लीटर अवैध शराब नष्ट, पुलिस ने शराब की बोतलों पर चलाया रोड रोलर। कल अपना बयान दर्ज कराएंगे तुनिशा की मां और अंकल, तुनिशा के ड्राइवर का बयान भी होगा दर्ज। कल केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से मिलेगा तुनिशा का परिवार, तुनिशा मामले को बड़े स्तर पर उठाने की कर सकता है मांग। तुनिशा केस में आरोपी शीजान की हिरासत बढ़ी, 2 दिन की पुलिस हिरासत में शीजान। तुनिशा केस में बड़ा खुलासा, आत्महत्या वाले दिन शीजान ने दूसरी गर्लफ्रेंड से घंटों बातचीत की। तुनिशा की आत्महत्या के बाद शीजान ने डिलीट की व्हाट्सएप चैट, पुलिस ने दी जानकारी। तुनिशा केस को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का इंस्टाग्राम पोस्ट, लिखा एक्ट्रेस ने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या की गई। मुंबई के आर्थर रोड जेल से रिहा हुए अनिल देशमुख, जेल से बाहर आते ही कहा मेरे ऊपर लगे आरोप बेबुनियाद। मुंबई के बीएमसी हेडक्वार्टर में शिंदे और उद्धव गुट में झड़प, पुलिस ने किया बीच बचाव। नए साल के जश्न के लिए मुंबई में सख्त की गई सुरक्षा व्यवस्था, नवी मुंबई की सड़कों पर तैनात किए जाएंगे 3000 पुलिसकर्मी। सैलानियों से गुलजार हुआ हिमाचल प्रदेश, न्यू ईयर मनाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग, टॉय ट्रेन बनी, ने रखा था 15 लाख का इनाम। रांची में एक्ट्रेस ईशा आलिया की गोली मारकर हत्या, पति बेटी के साथ में कार से जा रही थी कोलकाता। असम के करीमगंज में बांग्लादेशी नागरिकों पर पुलिस की फायरिंग, अवैध तरीके से भारत में घुसने की कर रहे थे कोशिश। बीमार मां का हालचाल लेकर दिल्ली निकले पीएम मोदी, 1.5 घंटे अस्पताल में रहे मौजूद। पीएम की मां हीराबाग की तबीयत में सुधार, हॉस्पिटल ने जारी किया हेल्थ बुलेटिन। पीएम मोदी की मां के स्वस्थ होने के लिए वाराणसी में मृत्युंजय जाप, पुजारियों ने मंत्रोच्चार के साथ में किया जाप। पीएम की मां के लिए वाराणसी में विशेष गंगा आरती, हीराबाग के जल्द ही ठीक होने की कामना की। पीएम की मां के लिए दिल्ली में भी हवन पूजन, लोगों ने हीराबाग के स्वस्थ होने की कामना की। राहुल गांधी ने भी हीराबाग के स्वस्थ होने की कामना की, कहा इस कठिन समय में पीएम के साथ मेरा प्रेम और समर्थन। कांग्रेस नेता ए के एंटनी का बयान, कहा मुसलमान मस्जिद जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हिंदुओं के टीका लगाने को सॉफ्ट हिंदुत्व कहा जाता है। ए के एंटनी के बयान पर अमित मालवीय का पलटवार, कहा कांग्रेस के लिए इस देश के लिए हिंदू मुस्लिम में बटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के राज्य मंत्री राजेश तिवारी ने श्रीराम से राहुल गांधी की तुलना की, बीजेपी को बताया रावण चरित्र वाली पार्टी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर लगाए लोकतंत्र खत्म करने का आरोप, कहा अच्छी बात करने के खिलाफ सरकार कार्रवाई करती है। खड़गे ने पीएम मोदी पर किया हमला, कहा सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर चलते हैं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का बयान, कहा भारत टूटा हुआ है, हम जोड़ रहे हैं, मकसद पूरा होगा या नहीं कह नहीं सकता। मुख्तार अब्बास नकवी का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस पार्टी टूटी है और इनको लगता है भारत टूटा हुआ है। दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस ने वीडियो शेयर किया, पवन खेड़ा ने कहा यात्रा के दौरान राहुल को पुलिस से सुरक्षा नहीं मिली। कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा की मांग की। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी का ट्वीट, लिखा दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक हुई, अमित शाह जवाब। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने महाकालेश्वर के दर्शन किए, 13 फीट ऊंचे चांदी के जल स्तंभ का अनावरण किया। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने लोगों से पानी बचाने की अपील की, कहा पानी सारी मुश्किल का उपाय है। सीएम योगी के आदेश पर यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए कमेटी गठित, समीक्षा के बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी समिति। G20 समिति को लेकर सीएम योगी ने बैठक की, लखनऊ में बनेगा G20 पार्क। 26 जनवरी को हरियाणा में ट्रैक्टर मार्च निकालेगी भारतीय किसान यूनियन, किसान नेता राकेश टिकैत ने जानकारी दी। वाराणसी निकाय चुनाव में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस की महिला याचिकाकर्ता की एंट्री, सीता साहू ने मेयर पद की दावेदारी की। विशा के कंदमाल में जेपी नड्डा का बयान, कहा मुझे गर्व है कि देश का नेतृत्व एक आदिवासी महिला कर रही है। चिराग पासवान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, बिहार में बढ़े रहे अपराध का मुद्दा गृह मंत्री के सामने उठाया। उद्धव गुट के एमएलए नितिन देशमुख के खिलाफ एफआईआर, पीएसआई को पीटने और धमकी देने का आरोप। पुणे पहुंचे एनसीपी चीफ शरद पवार, संभाजी ब्रिगेड के रजत जयंती समारोह में हुए शामिल। उत्तराखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, आज और कल कई जगहों पर होगी बारिश और बर्फबारी। सीरम इंस्टीट्यूट केंद्र सरकार को मुफ्त में देगा 2 करोड़ कोविशील्ड वैक्सीन, कई देशों में
कोविड के बढ़ते मामलों के बीच में किया ऐलान। कोविड को देखते हुए भारत के लिए महत्वपूर्ण है अगले 40 दिन। जनवरी में देश भर में बढ़ सकते हैं कोविड केसेस। देश भर के कुल 20,000 अस्पतालों में मॉक ड्रिल हुई। देश भर में दवाइयों की नहीं है कोई भी कमी। कल दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट जाएंगे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को कोविड टेस्टिंग की। क्रियोवित्जा ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमला किया, एक के बाद एक दागे गोले। यूक्रेन को मिले नए पनिशर स्ट्राइक ड्रोन 2.5 किलोग्राम तक गोला बारूद ले जाने में सक्षम। यूक्रेन के साथ मिलकर लड़ रही है पोलैंड की सेना, कहा हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे भी। लुहांस्क में लगातार खुद को मजबूत कर रहे रूस, मालगाड़ी से भारी संख्या में भेजे हथियार। बर्फीले मौसम में जंग की बड़ी प्रैक्टिस। बेलारूस में रूस और बेलारूस का सैन्य अभ्यास जारी। रूस और चीन की नौसेना का संयुक्त अभ्यास का समापन। नौसेना सहयोग को मजबूत करने का था उद्देश्य। साउथ चाइना सी में चीन की बड़ी तैयारी का खुलासा। तस्वीरों में दिखा चीन का सैन्य हवाई अड्डा। बड़े स्तर पर चीन ने किया निर्माण। रूस में एनजीओ ने दिया बेघरों को नए साल का तोहफा, खाना और कपड़े भी भेंट किए। अमेरिका के बफेलो में कई इंच तक जमी बर्फ। प्रशासन ने ड्राइविंग पर लगाया प्रतिबंध। फिलीपींस में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 25 हुई। 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, 26 अभी भी लापता। इराक के एरबिल में ऑयल रिफाइनरी में आग लगी। आग बुझाने की कोशिशों के दौरान 2 दमकल कर्मी घायल। इराक में अरेबियन गल्फ कप के लिए लोगों में उत्साह। 43 साल में पहली बार इराक कर रहा है मेजबानी। ईरान को 2 चेस प्लेयर्स ने दिखाई बहादुरी। अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में बिना हिजाब के लिया हिस्सा। ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में प्रैक्टिस करते दिखे जोकोविच। ऑस्ट्रेलियन ओपन में लेंगे हिस्सा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जारी किया 2023 का कैलेंडर। 12 थीम और 13 भाषा में कैलेंडर को किया जाएगा प्रिंट। अमेरिका का सिएटल भारी बाढ़ की चपेट में आ चुका है। शहरों में समुद्र का पानी घुस गया है। पानी घुसने की वजह से सड़कें लबालब भर गई हैं। ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। मौसम विभाग को आने वाले दिनों में राहत की उम्मीद फिलहाल नहीं है। अमेरिका का सिएटल इन दिनों भीषण बाढ़ की चपेट में है। लगातार हो रही बारिश और समुद्र में आए हाई टाइड की वजह से शहर की सड़कें पानी से लबालब भरी हैं। सिएटल और उसके आसपास के इलाकों में जहां भी नजर जाएगी, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आएगा। यहां लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस गया है, जिसे पंप की मदद से बाहर निकाला जा रहा है। पानी की वजह से लोगों के घरों में रखा हुआ सामान भी खराब हो गया है। बाढ़ और बारिश की वजह से इलाके की बिजली सप्लाई ठप हो गई है। लोगों को यहां अंधेरे में रात गुजारनी पड़ रही है। खाने पीने के सामान की सप्लाई में भी दिक्कत आ रही है। प्रशासन का कहना है कि यहां फंसे लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ और बारिश की वजह से कई लोग इस इलाके में फंस गए हैं, जिन्हें रेस्क्यू टीम निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। दक्षिणी फिलीपींस में आई बाढ़ ने भारी तबाही मचा रखी है। बाढ़ की वजह से लाखों लोग बेघर हो गए हैं। क्रिसमस के दिन जब दुनिया जश्न मना रही थी, तब फिलीपींस के लोगों पर कुदरत का कहर टूटा। अचानक से आई बाढ़ की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फिलीपींस में क्रिसमस के दिन आई बाढ़ ने लगभग 46,000 लोगों को उनके घरों को छोड़ने पर मजबूर किया। दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में एक हफ्ते के भीतर भारी बारिश के बाद 8 लोगों की मौत हो गई और 19 लोग लापता हो गए। बाढ़ ने रविवार को दक्षिण में तबाही मचाई। इतनी भीषण बाढ़ आई कि कई इलाकों में पानी 4 से 5 फीट तक भर आया। दक्षिणी शहर ओजामिज और क्लेरिन में 2 दर्जन से ज्यादा परिवारों को रेस्क्यू किया गया। क्रिसमस के दिन लिएटे टापू के तट पर तेज हवाओं और बड़ी लहरों ने मछली पकड़ने वालों के नाव को डुबो दिया, जिसकी वजह से उसमें सवार 2 लोगों की मौत की खबर है। अभी भी फिलीपींस के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है और हजारों लोग अपने घरों में फंसे हैं। राहत और बचाव की टीम भेजी गई है। फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड शहर भी बाढ़ बारिश की मार झेल रहा है। शहर के पास बहने वाली मुर्रे नदी भी उफन रही है। नदी का पानी लगातार शहर में घुस रहा है। बारिश भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। एडिलेड में जल आपातकाल की तस्वीरें डराने वाली हैं। पानी की वजह से कई सड़कों को बंद कर दिया गया है।
ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड शहर इन दिनों भीषण बाढ़ की चपेट में है। शहरों में जगह जगह पानी भरा हुआ है। बाढ़ के पानी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। लोगों को खाने पीने तक की दिक्कतें आने लगी हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में हालात सुधरने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। सड़कों पर पानी भर जाने के कारण उन्हें बंद करना पड़ा है, जिस कारण लोगों को इधर उधर आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के पास से गुजरने वाली मर्रे नदी उफान पर है। लोग अपना सामान पैक करके अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ मर्रे नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया जितना आज से पहले 50 सालों में नहीं देखा गया। राहत और बचाव की टीम लोगों का रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि अचानक आए पानी के कारण कुछ बुजुर्ग भी इस इलाके में फंस गए हैं, जिन्हें बोट के जरिए रेस्क्यू किया गया है।